हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ध्रुवेद एकेडमी। बच्चों, तो चलिए हेट्रोसाइक्लिक का सेकेंड लेक्चर आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो लास्ट लेक्चर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक में आपने देखा कि कैसे हम सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक की केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, यानी उनमें डबल बॉन्ड नहीं थे, वो एक रिंग सिस्टम थे जिसमें एक हेट्रो एटम आपके सामने था, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर एटम थे। लेकिन अब जो मैं बात करने वाला हूं वो है दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। फाइन। तो एरोमेटिक का वर्ड सामने आते ही आपके जहन में जीओसी के लेक्चर चलने लगे थे, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स को हमने वहां पे देखा था। तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपको पता है, जो कि एक साइक्लिक डिलोकलाइज्ड सिस्टम्स होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी उस साइक्लाइजेशन से बढ़ती है। इसी को हम लोग एरोमेटिक कह रहे थे। और जिसकी साइक्लाइजेशन से, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन से साइक्लिक मैनर में स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, उनको हम लोग एंटी एरोमेटिक सिस्टम्स का नाम दिया करते थे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं डिफाइन कर रहा हूं कि भैया एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक क्या है, यानी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो और वो क्या हो, एरोमेटिक हो। तो ऐसे दो तरीके के सिस्टम्स हमें डिस्कस करने हैं। तो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक्स में यानी वो हेट्रोसाइक्लिक भी होगा, वो एरोमेटिक भी होगा। तो ऐसे में हमने देखा कि एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक को जनरली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक्स हैं, बट हमें इस लेवल पे जो स्टडी करनी है वो दो टाइप की करनी है। वो कौन कौन सी होंगी? जिसमें एक रिंग सिस्टम होते हैं, यानी एक रिंग सिस्टम्स होते हैं जिसको हम लोग सिंगल रिंग हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। और जो दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड बेंजो फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक। अब इसका मतलब क्या होगा? तो जो सिंगल रिंग हेट्रोसाइक्लिक होते हैं जिसमें एक रिंग मौजूद है, फाइन। और जो बेंजो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं उसमें क्या होता है, जिसमें बेंजीन की रिंग भी प्रेजेंट होती है, फाइन। तो बेंजो हेट्रोसाइक्लिक्स एंड द सिंगल रिंग हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स, तो दो पार्ट की स्टडी है, एक एक करके इनको समझना है हम लोगों को। फर्स्ट सिंगल रिंग हेट्रोसाइक्लिक, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, फिर हम लोग इसमें डिटेल मैनर में बात करेंगे। तो बेटा सिंगल रिंग हेट्रोसाइक्लिक में बेसिकली सिंगल रिंग में एक रिंग है जो कि 5 मेंबर्ड की रिंग हो सकती है या फिर 6 मेंबर्ड की रिंग हो सकती है। इन दोनों की स्टडी सबसे ज्यादा की जाती है। तो हेट्रोसाइक्लिक में 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड। तो 5 मेंबर्ड की अगर बात करें तो इसको हम लोग बहुत पहले देख चुके हैं, जिसमें हमारे नाइट्रोजन एटम्स मौजूद हो, ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हो, सल्फर एटम्स मौजूद हो हेट्रोसाइक्लिक में, और वो एरोमेटिक हो। तो इट इज अ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन, जिसको हम लोग बहुत देख चुके हैं। और ये एरोमेटिक क्यों है? यू नो कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होता है। मुझे लगता है कि इसके बारे में ज़्यादा एरोमेटिक बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो क्या होता है, डिलोकलाइज्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं आप इसको। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ, ये एक एरोमेटिक सिस्टम्स है। इसी में अगर एक एटम्स हेट्रोसाइक्लिक में था, अगर 2 एटम्स हो गए तो लाइक दैट, जैसे कि एक नाइट्रोजन दूसरा भी नाइट्रोजन, तो आपको पता है इस मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, इमिडाजोल। ये सब जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है दे आर इंपॉर्टेंट, इनकी स्टडी करेंगे हम लोग। तो इमिडाजोल है जिसमें हम लोगों के पास 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। एक नाइट्रोजन एटम्स जो होता है वो तीनों सिंगली बॉन्डेड होता है, और एक नाइट्रोजन एटम जो होता है वो क्या होता है, डबली बॉन्डेड होता है। तो आपको पता है इन दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। वन नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर इन p ऑर्बिटल, जिसको डिलोकलाइज्ड कहते हैं, और वन नाइट्रोजन हैविंग द लोन पेयर इन द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि लोकलाइज्ड होता है। उनको रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप इसको 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कहते हो। उसी तरीके से अगर दोनों नाइट्रोजन एटम्स एक एडजेसेंट पोजीशंस में होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं पायराजोल। क्या बोलते हैं इसको, पायराजोल कहते हैं। और अगर 2 अल्टरनेट कार्बन पे होते हैं, अल्टरनेट पे होते हैं, तो उसको हम लोग इमिडाजोल का नाम देते हैं। तो पायराजोल एंड इमिडाजोल बोथ हैविंग द 2 नाइट्रोजन एटम्स इन द रिंग्स एंड बोथ आर एरोमेटिक्स। सिंपल है। इसी तरीके से इन दोनों सिस्टमों की बात की जाए तो अगर N को रिप्लेस करके ऑक्सीजन लगा दिया जाता है तो इसको ऑक्साजोल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ऑक्साजोल। यानी जो N, जो sp2N था, जिनके लोकलाइज्ड डिलोकलाइज्ड लोन पेयर थे, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हटा देते हैं ऑक्सीजन से, तो उससे हम लोग ऑक्साजोल का नाम दे देते हैं। एंड जो सल्फर एटम्स हैं इसको हम लोग थायाजोल का नाम देते हैं। तो ऑक्साजोल एंड थायाजोल बोथ आर द हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, जिसमें 2 हेट्रो एटम्स अलग अलग टाइप के मौजूद होते हैं। तो एक स्टोरी हमें 5 मेंबर्ड सीन की पढ़नी है। द सेकंड वन, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, विच इज द 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, दिस इज कॉल्ड pyridine।
तो pyridine मॉलिक्यूल है, इसको आपको डिस्कस करना है। एंड इफ वी हैव अ अल्टरनेट नाइट्रोजन, जैसे इमिडाजोल की तरह था वैसे ही बोला जाता है pyrimidine। नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन्स हैं और दोनों नाइट्रोजन्स अल्टरनेट पोजीशंस पे हैं, डबल बॉन्डेड, उनके सामने सबको डबल बॉन्डेड ही फॉर्म में रहेगा यहाँ पे, तो इसको pyrimidine कहा जाएगा। और अगर दोनों नाइट्रोजन एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं, बिल्कुल अगल बगल ही हैं, दैट इज कॉल्ड पायराजीन। तो ये थोड़े नेम हैं, और इन नाम को याद रखना पड़ेगा, pyridine, pyrimidine, पायराजीन, इमिडाजोल, पायराजोल, ऑक्साजोल, थायाजोल, इनको तो आप लोग बहुत पहले से जान चुके हैं, इनको थोड़ा बहुत दिमाग में सेटल डाउन कर लेंगे। फाइन। तो बेसिकली हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, अभी केवल इनके स्ट्रक्चर को देखा है, इनके नाम को देखा है ना बच्चों। द सेकेंड थिंग विच इज नॉन एज अ बेंजोफ्यूज हेटेरोसाइक्लिक। तो बेंजोफ्यूज हेटेरोसाइक्लिक का मतलब होता है दैट इज अ बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट, और फ्यूज्ड का मतलब होता है जिसमें एक कॉमन जंक्शन हो। सिंपल है, पढ़ाया था मैंने। फ्यूज रिंग्स किसको कहते हैं, स्पाइरो रिंग्स किसको कहते हैं, ब्रिज रिंग्स किसको कहा जाता है। आई नो कि आप लोग इसको जानते हो। तो बेंजोफ्यूज रिंग्स में हमने देखा बेंजीन के साथ अगर पायरोल की रिंग्स अटैच की जाए, फ्यूज्ड की जाए, बेंजीन प्लस पायरोल को फ्यूज्ड किया जाए कॉमन जंक्शन से, तो उसको हम लोग इंडोल का नाम देते हैं। सिंपल। इफ यहां पे अगर हम लोग pyridine रिंग को मौजूद करते हैं और pyridine रिंग्स मौजूद है, pyridine और बेंजीन, तो क्या बोला जाता है इसको, क्यूनोलिन। दिस इज अ क्यूनोलिन सिस्टम। एंड अगर pyridine में नाइट्रोजन जो बेंजीन के साथ अटैच्ड था, अगर वो एक कार्बन छोड़ के अटैच्ड होगा तो इसको बोला जाएगा आइसोक्यूनोलिन। तो थोड़ा सा नाम को याद रखें, स्ट्रक्चर को याद रखें तो काम बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो जस्ट नोट इट डाउन एंड वी विल मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं मोनोसाइक्लिक में, यानी मोनो रिंग्स हेटेरोसाइक्लिक्स में, जिसमें सिंगल रिंग है। हम इनकी सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी 6 मेंबर एंड 5 मेंबर की पहले रिंग के बारे में स्टडी करेंगे, फिर फ्यूज मेंबर्ड रिंग की स्टडी करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप्स इन मॉलिक्यूल्स की पहले हम लोग इस सीरीज में पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी डिस्कस कर लेंगे, फिर अगले सीरीज में हम बात करेंगे इनकी प्रिपरेशंस की, क्योंकि एग्जाम में दोनों से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, गुड। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो रिंग्स मौजूद हैं, दैट मींस एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स में सबसे पहला 6 मेंबर्ड रिंग्स की स्टडी की जाती है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग काफी डिटेल्ड मैनर में स्टडी करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, हेटेरोसाइक्लिक रिंग में 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग की स्टडी हम लोग करने वाले हैं। और इनमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग में 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो pyridine की स्टडी की जाए तो सनी सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द हीरो ऑफ दिस फैमिली विच इज कॉल्ड pyridine। तो चलिए बच्चों सबसे पहले pyridine के बारे में जानते हैं कि pyridine है क्या और ये क्या कहना चाहता है। यानी हम यहाँ पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने जा रहे हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट द pyridine's केमिकल प्रॉपर्टी। किसके बारे में बात करने वाले हैं, pyridine की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यानी ये किसी तरीके से कैसे केमिकली रिएक्ट करता है, यानी अगर इसके सामने कोई चीज रखी जाए तो वो क्या रिस्पॉन्स करेगा, तो वो चीज क्या होनी चाहिए कि वो रिस्पॉन्स करेगा और किस चीज के सामने वो नॉट रिएक्टिव होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले pyridine के नेचर पे जाते हैं और pyridine के बारे में समझते हैं कि pyridine दिखता कैसा है। तो बेसिकली बच्चों फर्स्ट लेवल की बात करें तो pyridine में आपने देखा है देयर विल बी अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, फाइन, जो कि एक बेंजीन की तरह ही है। अदर एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो यहाँ हम लोग अपने नॉलेज यानी जीओसी के नॉलेज से ये भी जानते हैं कि द नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम, या और यहां पे अगर sp2 है तो 1p ऑर्बिटल विल बी इन द परपेंडिकुलर टू दिस रिंग, है ना। और यहां पे सारे एटमों के पास p ऑर्बिटल्स हैं और हम जानते हैं कि देयर विल बी अ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सिस्टम्स, यहां जितने भी हैं उनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है और ये आपस में क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मौजूद है। और वी हैव अ लोन पेयर सिस्टम्स जो कि इस प्लेन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद है। दिस इज अ लोकलाइज्ड, फाइन।
ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। फाइन बच्चों, तो बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट थिंग जो इसमें देखी जाती है कि यहाँ तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मौजूद है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस मॉलिक्यूल को एक तरीके का न्यूक्लियोफाइल बना देते हैं, और समझ लीजिए ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियस लविंग। क्योंकि अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज की वजह से भी न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो लोन पेयर आप सामने देख रहे हो, इस लोन पेयर की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह बिहेव करता है। यानी इस लोन पेयर की वजह से एक पिरिडिन जो है वो एक बेस की तरह भी बिहेव करता है, और न्यूक्लियस लविंग भी होता है जो कार्बन सेंटरों पे अटैक करने के लिए जाता है, और ये H+ सेंटर पे भी अटैक कर सकता है। तो बेसिकली पिरिडिन के पास जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर मेक्स इट्स बेसिक इन नेचर। फाइन, बेसिक इन नेचर, और ये sp2 तरीके से काम आता है, मतलब ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है। इसकी बेसिसिटी बेसिकली आपको पढ़ाया था पायरोडिन से कम होती है, क्योंकि sp2 एटम एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है, उसको डोनेट करना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ इट इज अ बेस, ये एक्ट करता है बेस की तरह। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन जो है वो बेसिक नेचर की वजह से भी होता है, एंड दिस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये आपके सामने क्या बन जाता है, एक तरीके समझ लो कि ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। किस टाइप की रिएक्शन दिखाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम लोग एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसकी सब बेसिकली जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस होती हैं वो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एरोमेटिक है। जिस तरीके से बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस दिखाती थी, याद है आपको, तो मैं उसको कोरिलेट कर रहा हूं। वैसे ही पिरिडीन है जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस दिखाती है। तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एसिड बेस रिएक्शंस, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ पिरिडीन। फाइन बच्चों, तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में दो तरीके की सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, जिसको आपको पता है, क्योंकि एरोमेटिक है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाएगा। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एक होता है जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रोफिलिक, यानी इसमें इलेक्ट्रोफाइल आएंगे, और दूसरा कौन सा होगा, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो पहले इन तीनों को डिस्कस करते हैं कि पिरिडीन में क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी होगी। तो बेसिकली एसिड बेस रिएक्शंस एंड द एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नोट इट डाउन। तो पिरिडीन में लोन पेयर मौजूद है जिसकी वजह से वो बेस की तरह बिहेव कर ले रहा है, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मौजूद है उसकी वजह से वो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसका बात करता हूं, ये एक्ट एज अ बेस की तरह इस्तेमाल हो सकता है। तो बेसिकली बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हमने पहले पढ़े हैं वहां पिरिडीन को हम लोग एज अ कैटलिस्ट, वी कैन से कैटलिस्ट बेस की तरह काम आता है ये। जैसे कि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट एक्ट एज अ बेस, यानी ये हमारा सबसे पहला रिएक्शन है जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेस में क्या होता है देखो, यानी ये क्या करता है, कैटलाइज्ड असाइलेशन रिएक्शन। क्या करता है ये, कैटलाइज्ड एक्ट एज अ, यानी यहां लोन पेयर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, ये जो लोन पेयर है उसके बारे में बात कर रहा हूं। जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो क्या क्या काम कर सकता है, तो देखो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो दोनों काम कर सकता है। बेसिकली ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है बच्चों, इस लोन पेयर का मैंने अभी आपको बताया कि ये इस्तेमाल दो तरीके कर सकता है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी यहां पे दी जा सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो लोन पेयर की वजह से यहां पे ये किसी H+ पे अटैक कर सकता है, किसी R+ पे भी अटैक कर सकता है। तो पाई डेंसिटी भी मौजूद है, लोन पेयर भी मौजूद है, तो इलेक्ट्रोफाइल और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, और इसकी पाई डेंसिटी भी किसी इलेक्ट्रोफाइल के लिए जा सकती है, फिलहाल के लिए समझिए। तो यहां पे आपके पास लोन पेयर जब तक है तब तक पॉजिटिव चार्ज की जितनी भी डेंसिटीज होती हैं वो सब के सब N के लोन पेयर के पास ही आती हैं, क्योंकि पाई डेंसिटी से ज्यादा रिएक्टिव इसका लोन पेयर होता है। ठीक है, तो मैं इस लोन पेयर की बात करता हूं, इसलिए मैं बेस की तो नहीं लिखता हूं, यानी आपको मैं कहता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन, वी कैन से कि यहां पे थोड़ा सीक्वेंसिंग करना बहुत जरूरी है, बेस्ड ऑन लोन पेयर ऑफ पिरिडीन।
तो पिरिडिन के लोन पेयर की वजह से आप यहां पे कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ते हो, तो बेसिकली सबसे पहला रिएक्शंस का पढ़ा जाता है असाइलेशन रिएक्शन। और असाइलेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, देखो इधर मान लीजिए मेरे पास एक एसिड क्लोराइड है और यहां पे मैंने पिरिडिन को डाल दिया है, समझ लेना। तो पिरिडिन अगर मौजूद है तो पिरिडिन के पास क्या है, एक लोन पेयर मौजूद है, और लोन पेयर होने की वजह से ये क्या करता है, इस पे अटैक करता है, बॉन्ड ओपन होते हैं। तो पिरिडिन का पहला रिएक्शन इसके लोन पेयर की वजह से है। फिर पाई डेंसिटी के बारे में बात करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोन पेयर होने की वजह से दिस लोन पेयर विल अटैक एंड दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर राइट नाउ। और ये काम क्या करेगा आप ही बता दीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा। ये अटैक करेगा, ओपे माइनस बनेगा, और ओपे माइनस बनेगा, और ये माइनस थोड़ा सा आप इतने इंटेलिजेंट हो गए हो कि मुझे जहां तक लगता है कि आप शॉर्टकट भी मार सकते हो इसमें, है ना। एन पे प्लस आ गया, सीएल आ गया, तो ये यहां से इसको लेफ्ट कर देता है, और लेफ्ट करने पे क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे एन, और ये आपका पिरिडीनियम सिस्टम। यानी यहां पे आपके पास एन पे 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बन गए थे, एक बॉन्ड बनते ही एन पे प्लस चार्ज आ जाता है। तो सबसे पहले ये असाइलेशन रिएक्शन तो कर रहा है, लेकिन असाइलेशन के बाद ये क्या करेगा, देखो यहां अल्कोहल डाल दिया जाएगा, और अल्कोहल डालने पे ये बॉन्ड अटैक करके एन को बाहर निकाल दिया जाएगा, और आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे ओ आर। तो समटाइम्स ये क्या काम करता है कि जो एसिड क्लोराइड है इसमें पहले पिरिडिन डाल दिया जाता है ताकि इसको और भी ज्यादा रिएक्टिव बनाया जा सके, फिर अल्कोहल डाल के यहां पे क्या कर दिया जाता है, एस्टर बना दिए जाते हैं। तो बेसिकली एन का लोन पेयर असाइलेशन कर जाएगा, यहां पे कटायन बनेंगे, बट ये उतना स्टेबल नहीं होगा, इसलिए यहां पे हम लोग पहले पिरिडिन और एसिड क्लोराइड को रिएक्ट करा करके ये मॉलिक्यूल प्रिपेयर करते हैं, फिर इसमें अल्कोहल डाल करके इसको क्या कर देते हैं, एस्टर बनाने का काम करता है। तो ये मीडिएटर का काम कर रहा है, ठीक है। तो मीडिएटर में इसका कभी कभी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं बच्चों। तो बेसिकली पिरिडिन का इस्तेमाल कभी कभी कैटलिस्ट की तरह हो जाता है। तो असाइलेशन मतलब ये लोन पर अटैक कर सकता है। फाइन, अगला असाइलेशन रिएक्शंस के बाद जो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी जाती है वो है, यानी एन का लोन पेयर आपका काम करने वाला है। दूसरा देखो, बेस्ड ऑन लोन पेयर में अगर मैं कहूं दूसरा रिएक्शंस हो गया विद एसिड बेस रिएक्शन। अब एसिड बेस रिएक्शंस क्या होंगे आप देख सकते हैं बच्चों। एसिड बेस रिएक्शंस का मतलब हुआ कि इफ आई एम सेइंग देयर विल बी अ पिरिडिन, एंड पिरिडिन में अगर हम लोग यहां पे H2SO4 को डाल दें तो क्या होगा, दिस इज एसिडिक कंडीशन। और अगर एसिडिक कंडीशन है तो एसिडिक कंडीशन होने की वजह से दिस लोन पेयर विल अटैक ऑन दिस सिस्टम, और आप कह सकते हो वी हैव अ पिरिडीनियम आयन, यानी ये कटायन बनके तैयार हो जाएगा। तो ये एसिड और बेस की रिएक्शन होगी। भैया पिरिडिन के सामने अगर H2SO4 लाओगे तो वो क्या करने वाला है, सिंपल पिरिडीनियम बनेगा। इफ आई एम सेइंग कि यहाँ HCl डाल दिया तो क्या बन जाएगा, जी हाँ यहाँ भी पिरिडीनियम बनेगा, और ये क्लोराइड यहाँ पे इसके सामने रहेगा। फाइन, या नाइट्रिक एसिड डाल दिया तो हमारे सामने ये सिंपली पिरिडिन जो है वो एसिडिक कंडीशंस में प्रोटोनेट हो जाते हैं। तो जो लोन पेयर ऑफ पिरिडिन है वो बच्चों प्रोटोनेट होना शुरू हो जाता है, और वो पिरिडीनियम आयन बनाना शुरू कर देता है। फाइन, तो इस टाइप की रिएक्शंस आपने बहुत पढ़ी होगी, जिसको हम लोगों ने बेसिक है ये रिएक्शंस, इसका सिंपल रिएक्शंस है। जो टिपिकल रिएक्शंस है उनकी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पर लोन पेयर का काम क्या होता है, बहुत जगह आपने देखा होगा, जैसे अल्कोहल है मेरे पास और यहाँ पे हम लोग टेसाइल क्लोराइड डाल देते हैं और सामने डाल देते हैं पिरिडिन। तो पिरिडिन का रोल क्या है, पिरिडिन यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो पिरिडिन है एज अ सॉल्वेंट का भी काम कर देता है, और दूसरी तरह ये बेसिक कैटलिस्ट बन जाता है। क्योंकि जो अल्कोहल है, आपने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े हैं जब हम लोग पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट भी पढ़ रहे थे। तो ROS क्या करता है, टोसाइल क्लोराइड, और मैं जानता हूं टोसाइल क्लोराइड THCl बनता है, ये O इस पे अटैक करके Cl को बाहर निकाल देता है, और यहाँ पे जब O पे प्रोटोनेट होता है तो इसको डिप्रोटोनेट करने का काम कौन कर देता है, अपना पिरिडिन। तो पिरिडिन का जो लोन पेयर है बहुत सारे रिएक्शंस में डिप्रोटोनेशन करने का काम करता है और खुद को प्रोटोनेट कर देता है, यानी वो सिंपल अल्कोहल की रिएक्शंस में काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। आपने पढ़ा होगा, बेसिकली हम लोग इसको देखते थे ना, यहाँ OH है और यहाँ OH लगा हुआ है, ROTS है, और यहाँ पे हम लोग टोसाइल क्लोराइड और पिरिडिन डाल दिया करते थे, है ना भाई। तो पिरिडिन का मेन काम वही है। और यहाँ पे अगर आप समझ रहे हो तो यहाँ पे ये दोनों अल्कोहलों में से कौन सा अल्कोहल प्रोटोनेट होता था, लेस्टेरिक हिंड्रेंस होता था, टोसाइल क्लोराइड पे वो अटैक करता था, और इस तरीके से आप अल्कोहल बनाते थे। यहाँ R होता था, यहाँ OTS बनने लगता था। OTS बनता कैसे था, बिकॉज ये प्रोटोनेट होते थे और पिरिडिन हेल्प करते थे उसको निकालने में। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हुए हैं जहां पे पिरिडिन का इस्तेमाल एज अ बेस का काम करने के लिए हुआ है।
क्योंकि वो प्रोटोनेशंस में डिप्रोटोनेट करने का काम करता है। फाइन बच्चों, तो इस टाइप की रिएक्शंस हमने पढ़ी है। पिरिडिन का इस्तेमाल नया नहीं है, पिरिडिन का इस्तेमाल हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे थे, बट अब उसको हम लोग समझ रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिकवरी करनी पड़ेगी पिछले लेक्चर्स की। आगे बढ़े तो यस, पिरिडिन जो इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे लिए एज अ बेस का इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों। चलिए, तो बहुत सारे रिएक्शंस में लोन पेयर जो है वो पिरिडिन के इस्तेमाल होते हैं केमिकल रिएक्शंस करवाने में। अब मैं बात कर रहा हूं पाई डेंसिटी का, यानी रिएक्शन बेस्ड ऑन पाई डेंसिटी, रिएक्शन बेस्ड ऑन पाई डेंसिटी। तो देखिए बच्चों, पाई डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो पिरिडिन जो है, इनकी जो पाई डेंसिटी जो है, तो अगर मैं बेसिकली बात करूं तो ये कहानी है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस की। किसकी है ये कहानी? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो देखो बच्चों, पिरिडिन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है ये, पर किस तरीके की? तो अगर मैं बेंजीन से कंपैरिजन करूं इसका, क्योंकि पिरिडिन हमारा भाई है और इसके सामने है बेंजीन, तो अगर मैं इसका कंपैरिजन आपके सामने करने के लिए जाऊं तो क्या कहानी बन सकती है? देखो, तो बेसिकली बेंजीन की रिंग में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से पढ़ते थे, और इसमें हम लोग न्यूक्लियोफिलिक पढ़ते थे कब? जब यहां पे कोई लिविंग ग्रुप होता था, तब इसमें न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता था। तो पिरिडीन के साथ भी, क्योंकि पाई डेंसिटी यहां पे है, तो जब यहां पे केवल आपके पास पिरिडीन सिस्टम लगे हुए हैं तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और अभी मैं कह रहा हूं या इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में हम लोग यहां पे काम करेंगे। तो ये क्या कर सकता है? सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो देखो, बेंजीन के केस में यहां पे सारे हाइड्रोजन अभी तक एक जैसे थे, तो आप कहीं भी सब्स्टिट्यूशन करा सकते थे, लेकिन यहां पे आपके पास हाइड्रोजन की जगह पे तो इलेक्ट्रोफाइल आके लगता था, है ना भाई? तो यहां पे अगर इलेक्ट्रोफाइल है और आपको पता है ये एरोमेटिक रिंग है, तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही दिखाएगा। तो यहां पे इसके पास अलग अलग 3 हाइड्रोजन होंगे और ये इलेक्ट्रोफाइल इन तीनों हाइड्रोजनों में से रिप्लेस करेगा। अब किसको किस जगह पे रिप्लेस करेगा वो हमें देखना होगा। तो इसके लिए पाई डेंसिटी अगर है तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आ सकते हैं, इसलिए ये कहानी होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि पाई डेंसिटी है, करेगा। सिमिलरली अगर पिरिडीन की बात करें तो अगर पिरिडीन के पास कोई लिविंग ग्रुप को डाल दिया जाए, अब लिविंग ग्रुप जैसे कि यहां पे हैलोजन डाला जाता था, हम लोग पढ़ते थे ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होते थे, तो वैसे ही मान लीजिए अगर किसी हैलोजन को डाल दिया जाए और फिर न्यूक्लियोफाइल का यहां पे अटैक करने के लिए कहा जाए, तो क्या यहां पे अटैक होगा? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की बात होगी, तो या ये अटैक करके सीएल को रिप्लेस कर देगा। तो पिरिडीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं जिस तरीके की बेंजीन में होती है। तो बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होती थी, इलेक्ट्रोफिलिक भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती थी। बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा बेहतर हम लोग पढ़ते थे। तो पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों पढ़ी जाती हैं, पर ज्यादा फेवरेबल होता है न्यूक्लियोफिलिक। अब ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस की अगर हम लोग बात करें तो मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो बेसिकली बच्चों एक एक करके इनको समझते हैं। तो पिरिडीन में भी आप इलेक्ट्रोफाइल को इस्तेमाल सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं, यानी आप कहां पे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराओगे ये आपको देखना होगा, क्योंकि यहां भी लग सकता है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं। आई थिंक आप मेरी बातों को कैच कर रहे हो, क्योंकि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आप H को रिप्लेस करते हो, रिप्लेस क्यों करते हो? ताकि एरोमेटिक सिस्टम इसकी बनी रहे, है ना, एडिशन रिएक्शंस नहीं कराएं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 तरीके के पोजीशंस मौजूद होते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि पिरिडीन में ये जो पोजीशंस होता है इसको हम लोग 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 पोजीशंस हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या सेकेंड फर्स्ट कार्बन से H को हटा के इलेक्ट्रोफाइल अटैच किया जाएगा, थर्ड पे अटैच किया जाएगा, सेकेंड पे अटैच किया जाएगा, फोर्थ पे अटैच किया जाएगा, कहां पे अटैच किया जाएगा? एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं तो इसके पास भी सेकेंड फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है। तो यहां भी आपके पास, आप कह सकते हो बच्चों कि यहां भी आपके पास 3 तरीके की सब्स्टिट्यूशंस पढ़ सकते हैं हम लोग। यहां भी क्लोरीन लगा दिया और यहां भी क्लोरीन आपके सामने लगा दिया है, तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको करवानी है। और हम जानते हैं जिस तरीके से हमने बेंजीन में पढ़ा था, Cl को रिप्लेस करना आसान है।
या मुश्किल है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन कभी कभी बेंजीन के साथ किया जाता है कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो बेंजीन से इसका कंपैरिजन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो फिर बेंजीन से इसका कंपैरिजन होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आपने दिमाग में बैठा लिया है कि पिरिडिन के लोन पेयर की जगह पे पिरिडिन की जो पाई डेंसिटी है वो भी रोल प्ले करती है, और जब वो रोल प्ले करेगी तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस का नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो देयर विल बी टू टाइप ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज द फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एंड द अदर वन इज न्यूक्लियोफिलिक। तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक की बात करते हैं, ठीक है बच्चों, नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे या बढ़ते हैं। चलिए तो पाई डेंसिटी के बारे में हम लोगों को समझना था, हमने समझा। अब हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन पाई डेंसिटी की रिएक्शन चल रही है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बात करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले से पूछते हैं कि भैया आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना पसंद करोगे क्या? क्योंकि बेंजीन तो पसंद करता है, क्या आप पसंद करते हो? जैसे एक क्रिकेटर है तो उसका एक पसंदीदा शॉट होता है ना भाई, जैसे एबी डिविलियर्स है, उसका पसंदीदा शॉट, उसका तो कुछ है ही, वो तो सारे शॉट पसंद करता है। लेकिन कोई कोई प्लेयर्स होते हैं वो स्ट्रेट खेलना पसंद करते हैं, मतलब उसको मजा आता है जब भी बॉल मिले तो स्ट्रेट ड्राइव करना पसंद करता है ना। कोई पुल शॉट, हिटमैन रोहित शर्मा पुल शॉट खेलना पसंद करता है। तो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की अपनी एक फेवरेट रिएक्शंस होती है, या कुछ डिसफेवर्ड है। जैसे मतलब कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जैसे कि वो कुछ ऐसे बॉल मिलते हैं, ऐसे बॉलर के सामने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे थोड़ा क्रिकेटिंग नॉलेज अगर आपके पास हो, क्योंकि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ, विराट कोहली है तो उसके सामने अगर लेग स्पिन बॉल करने के लिए आता है तो वो डिस्कम्फर्ट हो जाता है भैया, वो आउट होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स के साथ भी है कि अगर कोई सामने आता है तो वो उसको प्यार करेगा या नापसंद करेगा, भैया इसके साथ हम ज़्यादा वक्त नहीं बिताना चाहते। तो होता है ना कि प्लेयर चाहते हैं कि जल्दी से इनका ओवर खत्म हो जाए और हम लोग सेफ जोन में पहुंच जाए। तो वैसी कहानी है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक की, पिरिडिन के साथ ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन उतना फेवरेट नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि प्रॉब्लम है नाइट्रोजन के लोन पेयर की। क्योंकि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिंग में हो, है ना, तो उसके सामने इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो बेंजीन का लोन पेयर सबसे पहले खड़ा रहता है कि भैया बेंजीन रिंग के कार्बन पे अटैक करने से पहले आप हम पे अटैक करिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कार्बन पे होगा तभी हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल आएगा, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, जरा मेरी बात को समझिएगा कि नाइट्रोजन जो हमारे सामने है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि भैया अगर इलेक्ट्रोफाइल है, और बेसिकली देखो बेंजीन और पिरिडिन की बात की जाए तो बेंजीन जो है यहाँ पे नाइट्रोजन एटम आ जाते हैं पिरिडिन में, उसकी वजह से ये इसकी जो विड्रॉइंग पावर है, यानी द नाइट्रोजन्स विड्रॉइंग पावर, क्योंकि जो लोन पेयर आपको पता है दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, इसको रिंग को एक्टिवेट करने की कोई पावर नहीं है। यानी ये नाइट्रोजन जिस तरीके से एक्टिवेशन के लिए बात की जाए तो नो, ये नाइट्रोजन अपने विड्रॉइंग पावर की वजह से, माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या करता है, ये एक्ट हो जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह। किसकी तरह एक्ट हो जाता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह। ये डीएक्टिवेट करता है, यानी इस रिंग को वो डीएक्टिवेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से इसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल के लिए लेस फेवरेबल होती हैं। पहली बात तो बेंजीन में ऐसा कुछ नहीं है, वो आराम से इलेक्ट्रोफाइल को अपने पास बुलाता है। लेकिन बेंजीन की जगह पिरिडिन में यहां डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, और डीएक्टिवेट होने की वजह से ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। पहली बात तो ये कंपैरिजन किया जाए तो बेंजीन के कंपैरिजन में ये लेस रिएक्टिव होते हैं। यस, पिरिडिन रिंग में नाइट्रोजन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहली बात तो उसकी विड्रॉइंग पावर की वजह से, उस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, या कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को एरोमेटिक कार्बन एटम्स पे अटैक करने पे फेवरेट नहीं बनाती। सेकेंड कि ये जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल, है ना, और जिसकी वजह से यहां पे जो नाइट्रोजन के सामने जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्लस आते हैं, तो जिससे नाइट्रोजन प्लस में आ जाता है, और प्लस में आने के बाद ये क्या होता है, हाईली विड्रॉअर बन जाता है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है, पहली बात तो वो जब पिरिडिन के सामने आते हैं तो उनको पहली प्रॉब्लम रिंग में दिखती है कि भैया रिंग में जो कार्बन एटम्स हैं उनके पास तो औकात नहीं है जो हमें अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर पाए, क्योंकि उनके बाप नाइट्रोजन बैठे हैं, वो वहां से इलेक्ट्रॉन खींच ले रहे हैं, तो हमारे लिए तो उनके सामने लेस अवेलेबल है।
है ना भाई। सेकेंडली, जब हम लोग पास आते हैं तो हमें कार्बन एटम्स की जगह पे नाइट्रोजन के लोन पेयर हमें अपने पास बुला लेते हैं, और अगर अपने पास बुला लेते हैं तो हमारी जो अटैक पावर इन सारे सिस्टमों पे होनी चाहिए वो फेवर्ड नहीं हो पाता, क्योंकि हम सबसे पहले इस पे अटैक कर जाते हैं एन पे, और एन पे अटैक करते ही वो कटाइन का रूप ले लेता है, और कटाइन जो होते हैं वो हाईली विड्रोअर होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑन पिरिडीन इज लेस फेवरेबल। तो जो आपने बेंजीन में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशंस लाइक है हैलोजिनेशंस, फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशंस, असाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशंस, वो यहाँ पे बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो बेसिकली तो आप इस बात को दिमाग में बैठाइए कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस जो पिरिडीन में है वो लेस फेवरेबल होता है, पर हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो इसीलिए देखो बच्चों क्या कहानी है, पहले ये बात समझ लीजिए, ठीक है। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़े तो पिरिडीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, एज कंपेयर टू बेंजीन। या ये दिस इज वेरी ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू। तो अगर जैसे कोई अगर कहता है कि भैया यहाँ पे आप HNO3 डाल दीजिए, नाइट्रेशन करने जाइए, और H2SO4 भी साथ में लेके आते हैं, तो अगर आप नाइट्रेशन करने के लिए जाते हैं तो पिरिडीन क्या कह देता है, भैया एसिडिक कंडीशन है, और एसिडिक कंडीशन में जो H+ आएगा वो मुझे भेजो सबसे पहले, और जिसकी वजह से ये पिरिडीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और पिरिडीनियम आयन फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाते। खत्म। नाइट्रोजन की उम्मीद पे पानी फिर गया, पक्का फिर गया होगा आपका। सिमिलरली जो आपने यहाँ पे ब्रोमिनेशन करने की बात सोची, और ब्रोमिनेशन करने के लिए कि यहाँ पे हमें कुछ कैटलिस्ट चाहिए होते, जैसे AlCl3, FeBr3। तो ये जो AlCl3 है, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वह ये लुईस एसिड है और ये लुईस बेस बन जाता है। भैया इधर आ जा, कहाँ जा रहा है तो भैया लीजिए। तो जो हमारे सामने कैटलिस्ट भी होते हैं उनको ये अपने पास बुला लेता है, जिनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है वो अपने पास बुला करके इसको अटैक कर जाता है, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शंस यहाँ पे अल्काइलेशन असाइलेशन करना मुश्किल होता है ना। तो कार्बन एटम्स पे असाइलेशन कराना, अल्काइलेशन कराना मुश्किल है ना भैया। और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं सल्फोनेशन करना, वो भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक कंडीशन सब में लुईस एसिड या एसिडिक कंडीशन का इस्तेमाल होता है। इसलिए दीज आर द नोट प्रोडक्ट, यानी इसमें हम लोग अल्काइलेशन असाइलेशन नहीं पढ़ पाते नॉर्मल कंडीशनों में। इसलिए जब भी हमें नाइट्रेशन कराना हो, सल्फोनेशन कराना हो, वी रिक्वायर्ड वेरी हाई टेम्परेचर, और यही ड्रास्टिक कंडीशंस में ही ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस नहीं दिखा पाते इलेक्ट्रोफिलिक। समझ रहे मेरी बात को। तो ये सब आपने बेसिक समझ लिया होगा। अभी मैं फंडामेंटल बात कर रहा हूँ पिरिडीन की, फिर इसके अलग लेवल 1 रिएक्शंस चल रही हैं अभी ये, फिर हम लोग लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 की बात करेंगे। तो फंडामेंटल पहले अपने क्लियर कर लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। या तो पिरिडीन के केसेस में अगर मैं बात करूं तो या एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट इफ आई एम सेइंग कि पिरिडीन है और पिरिडीन में हमने नाइट्रेशन कराना है भैया, आई वांट नाइट्रेशन and I want nitration, but temperature is 300 degrees Celsius. That temperature help it to succeed in temperature, यानी high temperature पे कहते हैं ना थोड़ी जबरदस्ती कर देना। हाई टेम्परेचर पे थोड़ी जबरदस्ती होती है, और जब जबरदस्ती होती है तो भैया कहानी बदलती है और नाइट्रेशन फिर होते हैं। और जब नाइट्रेशन होते हैं तो यहाँ आपको पता है दिस विल बी NO+, जिसको हम लोग एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत पहले देख चुके हैं यार। तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, अगर आपको पुरानी बातें याद नहीं है तो थोड़ा रिवीजन करिएगा। तो यहाँ से नाइट्रेशन जब होगा तो दिस विल बी 3 पोजीशंस। तो किस जगह पे नाइट्रेशन होगा, अब नाइट्रेशन से करवाना है तो किस जगह पे नाइट्रेशन की जाए, आप ही मुझे बताइए कि वी हैव 3 पोजीशंस, है ना भाई। अब इस नाइट्रेशन को अगर हमें अंजाम देना है, ड्रास्टिक कंडीशन में अंजाम देना है, तो किस कंडीशंस पे, तो फिर कहानी शुरू होती है। एट विच साइट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ पिरिडीन विल टेक्स प्लेस। देख लेते हैं इसको। तो देखो बच्चों सिंपल है, अगर मैं पिरिडीन की बात करूं और इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल को मान लें हम लोग कहां पे लेके आते हैं, फर्स्ट पोजीशंस पे, ठीक है, सॉरी सेकंड पोजीशंस पे आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको सेकेंड पोजीशंस पे लेके जाऊंगा तो हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया रखते हैं कि भैया पाई डेंसिटी को अटैक कराना पड़ेगा, और पाई डेंसिटी जब अटैक करेगी तो एक बात तो पक्की है कि भैया इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ट्रांसफर होंगे और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच होगा तो N पे पॉजिटिव बनेगा। ऊ लाला थोड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, क्योंकि भैया एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो नाइट्रोजन तो खुद मना कर रहा है कि साले तुम जा नहीं सकते एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ऊपर से उसको थप्पड़ मार के जाना,
बहुत मुश्किल। तो N पे प्लस चार्ज, तो ये बड़ा ही मुश्किल है, यानी इस टाइप के सिस्टम्स पॉसिबल नहीं है। आइए थर्ड कार्बन पे। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल की कंडीशंस यहां से की जाती है, तो देखो बच्चों, अगर आप कह दे, समझ रहे हैं मेरी बातों को, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, पॉजिटिव कहां बन रहा होगा फिर? फोर्थ कार्बन पे, बोलो बच्चों, है ना। तो यहां अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो प्लस इस पे बन रहा है, अगर प्लस इस पे बन रहा है तो ये थोड़ा बर्दाश्त कर पाएगा क्या? आप देख लीजिए बच्चों, क्या ये बर्दाश्त कर पाएगा? या पॉजिटिव इसके बगल में बन रहा है, पाई बॉन्ड यहां पे, पाई बॉन्ड यहां पे इलेक्ट्रोफाइल, और ये रेजोनेंस करवा सकते हैं। और कहानी शुरू हो सकती है कि ठीक है भैया, आप पाई बॉन्ड यहां रखिए, इलेक्ट्रोफाइल यहां रखिए, पॉजिटिव यहां रखिए, और लास्ट में आप H को रिलीज करके इसको पिरिडिन का रूप दे दीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत एक्सेप्टेबल है, क्योंकि N पे डायरेक्टली पॉजिटिव नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भैया थर्ड कार्बन की जगह फोर्थ पे जरा अटैक करा के दिखाइए, तो आप खुद देख लें कि फोर्थ पे जब अटैक करेगा तो ऑफकोर्स E यहां पे जाएगा और प्लस यहां पे आएगा, और आपको पता है ये खुद रेजोनेंस करना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही रेजोनेंस करेगा, नाइट्रोजन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, तो भैया दिक्कत यही है कि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ रहे हैं, और प्लस चार्ज अगर नाइट्रोजन पे आ रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है। तो ये कंडीशंस ठीक नहीं है। तो इसका मतलब फोर्थ कार्बन पे, यानी यहां रिएक्शन एट सेकेंड, एट थर्ड और एट फोर, तो आप खुद रेशनलाइज कर लें कि 2, 3, 4 पोजीशंस में किस पोजीशंस पे इसको मजा आएगा। दैट विल बी एट 3 पोजीशंस, यानी इस पोजीशन पे इट विल बी अ कंफर्ट, इस पोजीशन पे इसको मजा आएगा, और मजा आएगा तो रिएक्शंस करना इसके लिए काफी आसान है। बाकी दिस पोजीशन, ये इन दोनों पोजीशनों में इनको अटैक करना, इनको रिएक्ट करना फेवरेबल नहीं है, ये प्रॉब्लम में महसूस करते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज द फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल पोजीशंस। फाइन बच्चों, तो थर्ड कार्बन, जब भी आप कभी भी ड्रास्टिक कंडीशंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस कराने जा रहे हो, थर्ड कार्बन सेंटर को चुन लीजिए। फाइन, नोट इट डाउन। तो अभी मैं इलेक्ट्रोफिलिक, जो कि बहुत मतलब कम माने जाते हैं लेकिन पढ़े जाते हैं ड्रास्टिक कंडीशनों में, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा देख ले रहे हैं। कोई बात नहीं, देख लेते हैं भैया। पर अगर नॉर्मल कंडीशन में आपसे कोई पूछे कि फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन दिखाएगा, नो। एसाइलेशन दिखाएगा, नो। ड्रास्टिक कंडीशन लाइक 300 डिग्री सेल्सियस, 504 डिग्री सेल्सियस, वहां पे आप काम करवा सकते हैं। तो पिरिडिन के रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें एट हाई टेम्परेचर, जैसे Br2 है, FeBr3 है, और यहाँ पे दैट विल बी 300 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, आप कह दीजिए प्रोडक्ट विल बी गुड। व्हाट? थर्ड कार्बन पे आप ब्रोमिनेशन कराइए, क्योंकि यहाँ Br+ जनरेट होगा और वो थर्ड कार्बन पे चला जाएगा। या अगर कोई आपसे पूछता है कि वी नीड अ सल्फोनिक एसिड एंड HNO3, दिस विल बी अ नाइट्रेशन, और अगर नाइट्रेशन कराना है या नाइट्रेशन कराना है और NO2 को यहाँ पे लेके आपको आना है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो? या तो थर्ड कार्बन सेंटर जो है वो आपका काम कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये पिरिडिन्स की एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस की पहली पार्ट थी जिसको आपने देखा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ pyridine पाई डेंसिटी, विच इज नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसलिए अगला हेडिंग जो हम लोग डालने वाले हैं, वहां पे डालने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कहानी बनेगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इन पे कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो न्यूक्लियोफिली को ये कंफर्टेबल क्यों महसूस कराता है, वो मैं आपको पहले बताता हूं। जैसे बच्चों यहां पे अगर आप पिरिडिन को देखें तो यहां एक डबल बॉन्ड आता है ना भाई। और डबल बॉन्ड आने की वजह से आप पहले मुझे बताइए कि अगर मैं इसको डबल बॉन्ड नॉर्मल, अभी मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, तो ये एक इमीन की तरह नहीं है क्या, है ना। इमीन जैसे अमीन होते हैं, वैसे डबल बॉन्ड N को इमीन कहा जाता है। तो इमीन सिस्टम होने की वजह से ये कार्बन और नाइट्रोजन में क्या होता है, जैसे कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इसके सामने आता था, अभी मैं इसको और एलिब्रेट करूंगा, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है कि नहीं, ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है कि नहीं, कार्बोनिल की तरह, है ना भाई। इस तरीके से अगर कार्बोनिल होता तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता, बॉन्ड शिफ्ट होता है कि नहीं, ऑफ कोर्स होता। तो इमीन सिस्टम होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन सकता है। अगर इसी को हम लोग डबल बॉन्ड यहां बना देते हैं तो ये कार्बन भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन सकता है। ठीक है, देखो इधर जैसे
यहां पे अगर मैं आपसे कहता कि जैसे कि यहां पे डबल बॉन्ड O है और यहां डबल बॉन्ड कार्बन है, तो न्यूक्लियोफाइल एक तरीके के कॉन्जुगेट एडिशन नहीं करते थे? कॉन्जुगेट एडिशंस, जैसे डायरेक्ट एडिशन होता था, एक कॉन्जुगेट एडिशन होता था, तो डायरेक्ट अटैक हो और एक कॉन्जुगेट अटैक हो। तो इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे भी अटैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहां डबल बॉन्ड N रखोगे, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा और N पे माइनस आ सकता है। N पे प्लस पॉसिबल नहीं है, पर माइनस तो पॉसिबल है ना यार, क्योंकि N पे माइनस पॉसिबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। N पे नेगेटिव चार्ज है, वो कर सकता है, पर पॉजिटिव मुश्किल में है। तो बेसिकली तो इसी को हम लोग अगर पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका pyridine। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो बच्चों कि जो नाइट्रोजन्स हैं, इस नाइट्रोजन में ये जो दोनों साइड्स होती हैं, ये दोनों साइड्स न्यूक्लियोफाइल को फेवरेबल कंडीशन बनाती है। और जी हाँ, ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ये आप न्यूक्लियोफाइल को इन पे अटैक करा सकते हो। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जहां पे आप ए पॉजिटिव पॉजिटिव का अटैक करा सकते हो। इसलिए आप कह सकते हैं कि भैया यहां पे आपके पास वी हैव अ 2 पोजीशंस, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ।